नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एंक्स पॉडकास्ट पर। या आप अंक्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएई जिसने ओपेक छोड़ दिया है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये क्यों हुआ है और इसको किस तरीके से, किस परसेप्शन से हम आम लोगों को देखना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले आपको समझना है कि यूएई क्या है। 2 दिसंबर 1971 को ग्रेट ब्रिटेन से इनको आज़ादी मिली थी। 7 एमिरेट्स को उनको मिल इकट्ठा करके एक उन्होंने फेडरेशन बनाया जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि अरबिक लोग हैं और छोटे छोटे एमिरेट्स से, तो ये फेडरेशन है। तो ये बात हुई यूएई की। अब सवाल उठता है कि इन्होंने छोड़ा क्यों। सबसे बड़ी बात है कि यूएई वर्ल्ड का 3 से 3.5% क्रूड ऑयल या ऑयल मार्केट के अंदर उनका सप्लाई है। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो नेता है ओपेक के अंदर, वो है सऊदी अरेबिया, जिसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड का 10% प्रोडक्शन वो करता है। तो ये बात तो तय है कि जो सबसे बड़ा है उसकी चलेगी, उसकी ही धाक रहेगी। और बहुत टाइम से यूएई की अनबन सऊदी अरेबिया के साथ चलती रही है पॉलिटिकली। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेसिटी है, ये वर्ल्ड के 4.5 से लेके 5% तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, परंतु इनको बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड में इतनी इंपॉर्टेंट बात क्रूड की मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल का लगभग तो 106 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से डिमांड है। और डिमांड सप्लाई में यूजुअली 1 से 2% का गैप होता है, और ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो वो स्टोर हो जाता है। जब स्टोरेज भी फुल हो जाते हैं तो उनकी सप्लाई घटाते हैं, जिसको कट डाउन बोलते हैं। तो ओपेक्स मिलके कट डाउन करते हैं। मेजॉरिटी यानी कह सकते हैं वर्ल्ड के जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ जो ओपेक के मेंबर्स हैं। उनमें बता, अल्जीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, लीबिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला, ये ओपेक के मेन कोर मेंबर है। इसके अलावा एक ओपेक प्लस भी, जिसके अंदर रशिया आता है। रशिया भी वर्ल्ड का लगभग 9.5% प्रोडक्शन करता है, यानी सप्लाई देता है। और उसके साथ और 2 देश आते हैं, मेक्सिको और कजाकिस्तान। तो मोटा मोटी क्या हो गया, वर्ल्ड के मेजर प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। बाकी आप तेल दुनिया में निकालने वाले हो गए, आप एक्सपोर्ट 1-2% करते भी हो गए, बट आप मेजर प्लेयर्स में नहीं गिने जाते। अब सवाल क्या उठता है, वर्ल्ड की मार्केट जो है उसको डिमांड सप्लाई से कैसे बैलेंस करके रखें। क्रूड की मार्केट ज़्यादातर ओवर सप्लाई 1% से 2% तक होती है। कई बार उसको शॉर्टेज भी किया जाता है 1% तक, सो दैट उसकी बैलेंस को मेंटेन कर सके, जो स्टोरेज में चला जाता है। बाकी इन्वेंट्री मेंटेनेंस के हिसाब से मेंटेन होता है। इस मार्केट में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, नहीं डिमांड सप्लाई के अंदर, या वॉर सिचुएशन हो जाए, या बॉम्ब गिर जाए, या उनका प्लांट ऐसे ही फट जाए, तो काफ़ी दिक्कत आती है। परंतु वॉर सिचुएशन ऐसी जो अभी हुई थी ईरान की, और जो हाल में यूएस इसराइल के साथ, उसमें लगभग क्रूड 8% की कैपेसिटी आउट है 2 साल के लिए। और एलएनजी की सप्लाई बाहर है 5% ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी फॉर 5 ईयर्स, यानी 3 से 5 साल तक कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसमें, उस हिसाब से। अब इतना बड़ा डेफिसिट कैसे पूरा होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाकर। प्रोडक्शन कौन बढ़ा सकता है? यूएई। यूएई किसका पार्ट है? ओपेक का। ओपेक में क्या प्रेशर होता है सऊदी जैसी कंट्रीज का कि वो डोमिनेंट लीडर, कि वो सप्लाई बढ़ाएगा, और वो तेजी जो हो रही है प्राइसेस की, जो $100 तक जा रहा है, उसका फायदा उठाए। इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट रहा। हुआ क्या है, इस वॉर के अंदर काफी नुकसान खाए यूएई, कुवैत और बहरीन ने भी। तो वो नुकसान क्यों खाए, तो ये भी सबसे बड़ी बात है। ईरान, इराक भी ओपेक का मेंबर है, ये तो आपको पता ही है। तो इस चीज़ को हमें पूरी टोटालिटी में समझना है कि इस समय मार भी यूएई ने खाई है, उसको खड़ा भी होना है, और उसके स्वैप लाइन भी हैं जो यूएस डॉलर के अंदर पूरा सेटलमेंट होता है। और पैरेलली यूएई ने युआन यानी चाइना की करेंसी के साथ भी, जो रिमिनबी है, युआन तो यूनिट कहा जाता है, रिमिनबी के साथ भी सेटलमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिला के उनको डॉलर भी चाहिए, और इस समय जो यूएस वॉर भी लड़ रहा है, उनके सपोर्ट में लड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं झुकाव भी रहता है, यूएस का भी प्रेशर होता है। सब पॉलिटिकल गेम है, ये जियो पॉलिटिक्स है। सऊदी का काफ़ी अच्छा रिलेशन है इंडिया के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ, और वो ब्रिक्स में भी आना चाहता है। ब्रिक्स मतलब एंटी डॉलर हो गया, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा एंटी डॉलर कोई बन सके। तो इसको थॉट, यानी इसको हम खतरा देखते हुए उसको कैसे हटाएं इस खतरे को, तो यूएई को अपनी तरफ कर लिया, और वो यूएस डॉलर की सॉफ्ट लाइन को यूज़ करना चाहते हैं। और इसी कैपेसिटी जो है 3 पॉइंट, जो वर्ल्ड की 3 से 3.25% वो, उसको 5% तक ले जाने की इनमें क्षमता है इन देशों में। और वर्ल्ड के अंदर इतने बड़े लीडर बन सकते हैं। तो 2% वर्ल्ड की कैपेसिटी बहुत बड़ी बात होती है।
तो कहीं ना तो कहीं ये जो आप देख रहे हैं, जो पैनामा कैनाल वाला जो किस्सा कुछ टाइम हुआ था, वेनेजुएला का आपने देखा होगा, नाइजीरिया का हुआ, लीबिया का हुआ, सीरिया का भी आपने देखा होगा, टेररिस्ट को हेड बना दिया। इनडायरेक्ट यूएसए सीधा कंट्रोल करना चाहता है बिना लड़ाई करे। जो चीज़ आराम से हो सकती है वो आराम से कर रहे हैं। तो वो अपने डॉलर की डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं। और इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर यूएई टूट गया है और 50 साल का अलायंस टूटा है ओपेक के अंदर। और ये सारे इकट्ठे एक ही एरिया में हैं, मिडल ईस्ट। और हॉर्मूज के कारण इनकी सप्लाई रुकी हुई है। हॉर्मूज का प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है और इनकी जो कैपेसिटी है रैंप अप करने के लिए इनको 1 साल लग सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री प्लान भी होगा। इनके पास एक टाइमलाइन रेडी भी होता है यूएई जैसे देशों के पास। उनको कैपेसिटी बढ़ानी है, यानी लगभग उनको 40% जो करंट कैपेसिटी उससे उनको बढ़ानी है, बढ़ाने की क्षमता है। तो वो जब पाइपलाइन में रेडी होता है तो उनको पता है कि 1 साल में अचीव हो सकता है और इसका फायदा वो पहले उठा सकते हैं। सऊदी भी करना चाहेगा, बट सऊदी वर्ल्ड का ऑलरेडी 10% मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये नोक जोक चल रही सऊदी और यूएई के बीच में। बहुत बड़ा निर्णय यूएई ने लिया है। तो ये कुल मिला के ये कहानी है कि उन्होंने ओपेक छोड़ा है। और क्यों छोड़ा है, नो डाउट पीछे डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हैं। बस इतनी सी बात, इतना से समझाना चाहते थे। फिर मिलते हैं, बाय बाय। तब तक आप नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई अपने हिसाब से कोई टॉपिक जियो पॉलिटिक्स या फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। नमस्कार।